आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताजिकिस्तान में हिजाब बैन हो गया है, तो हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ताजिकिस्तान की बात करेंगे, हिजाब की बात करेंगे। तो आपको पता है कि ताजिकिस्तान में 96% पॉपुलेशन इस्लाम को फॉलो करती है, बट ताजिकिस्तान एक सेक्युलर देश है। ठीक है, बहुत ही शानदार देश है भाई। बुद्धिज़्म से लेकर हिंदुज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म सब यहाँ पे पनपा है। सब बहुत सारे एम्पायर आए हैं। एक बड़ी जो सेंट्रल एशियन नेशंस है ना, बहुत ही गजब का इनका इतिहास रहा है। ठीक है, तो बहुत ही डाइवर्स एथनिसिटी रही है। ताजिकिस्तान अपनी ब्रेड के लिए बहुत फेमस है। यहाँ की ब्रेड सबसे शानदार, यहाँ के घोड़े सबसे शानदार। दुनिया भर के जो घोड़े होते हैं ना, ताजिकिस्तान या सेंट्रल एशिया, ज़्यादातर जितने भी सेंट्रल एशिया नेशन है सबसे शानदार होते हैं। मंगोल्स अपने घोड़े यहीं से ले जाते थे, है ना। तभी घोड़ों की ही वजह से चंगेज़ खान जो है वो जंग जीता। जब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल शुरू हुआ तो सबसे पहले घोड़ों को डोमेस्टिकेट किया गया। ठीक है ना, कुत्ते, घोड़े, ये सब। ताजिकिस्तान बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही प्यारा देश है। ढेरों लेक्स हैं यहाँ पे, बहुत मतलब माउंटेन रेंज है। इस देश का आधे से ज़्यादा हिस्सा, आधे से क्या आप 80 to 90% ये पहाड़ियों से कवर्ड है। बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे बड़ी खूबसूरत रोड है। उस रोड का चलिए कमेंट बॉक्स में नाम बताओ। बहुत खूबसूरत रोड है, एम से नाम है उसका। ठीक है ना, मतलब जैसे लद्दाख लेक की हम बात करते हैं ना, वैसे ही। तो काफ़ी सुंदर है, काफ़ी खूबसूरत है ताजिकिस्तान। लेकिन ताजिकिस्तान में औरतों को लेके, हालांकि बहुत यहाँ के लोग फ्रेंडली होते हैं, बॉलीवुड का डंका बजता है यहाँ पे, टीवियों में भी बॉलीवुड की मूवीज़ दिखाई जाती है। सेंट्रल एशिया में शाहरुख खान बहुत फेमस है। ठीक है, लेकिन औरतों के लिए कानून इतने अच्छे नहीं हैं। औरतों को इतनी साइकिल नहीं चला सकती यहाँ पे औरतें, है ना। और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, तो औरतों को लेकर इतना फ्रीडम नहीं है। बट हाल फिलहाल में जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना, रोमोन, एमोमाली रोमोन, इनकी रिजीम जो है ये इस समय क्रैकडाउन कर रही है। किस पे? हिजाब पे। तो अब बोलेंगे सर ऐसा क्यों है? ये अनऑफिशियल कर्ब्स ऑलरेडी है रिलीजियस क्लोथिंग पे, क्योंकि मैंने बताया ना कि हाईली सेक्युलर, एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री नहीं, सेंट्रल एशिया में कोई भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा, आप घूमने जा सकते हो, बहुत शांति मिलेगी, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। आप ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान यहाँ पे जाइए, बहुत मजा आएगा आपको, और बहुत ही सैनिक है। ठीक है, तो रिलीजियस क्लोथिंग्स की बात करते हैं तो अनऑफिशियल कर्ब हमको ऑलरेडी देखने को मिला। इन्होंने फॉर्मली बैन किया हुआ था कि आप हिजाब नहीं पहन सकते देश में। ठीक है ना, देश में आप हिजाब वैसे भी नहीं पहन सकते। अब फाइनली 8 मई को बिल पास कर दिया था लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मजलिसी नयो मंगदाओ। उसके बाद अपर हाउस मजलिसी मिली 19 जून को, यानी कि अभी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले इसको अपर हाउस ने भी पास कर दिया। और उसके बाद जैसे ईद सेलिब्रेशन हुई, ये पास कर दिया, और उसके बाद फिर इसको प्रेसिडेंट की अप्रूवल मिल गई, जो प्रेसिडेंट एमोमाली रहमान है। वैसे आपको बता दो कि इसमें पार्लियामेंट, अभी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि पार्लियामेंट खाली नाम की है, चलती ही नहीं की, कैसे बताऊंगा। फॉरेन क्लोथिंग कहते हैं कि तो बाहर की क्लोथिंग है। ठीक है, फॉरेन क्लोथिंग है तो हम इसको क्यों एक्सेप्ट करें। अब ये आप देख सकते हैं, ये है आपका ताजिकिस्तान, राइट। ये इसकी कैपिटल है दुशानबे। 70% यहां पे लोग गांव में रहते हैं। साउथ में इसके अफगानिस्तान आता है। ये वखान कॉरिडोर है यहां पे, ठीक है ना, वखान कॉरिडोर से ये ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से सेपरेटेड है। इसके अगर आप ईस्ट में जाओगे तो किर्गिस्तान आ गया, वेस्ट में इसके उज्बेकिस्तान, अगर ऊपर अफगानिस्तान है, अब सब यहां पे सॉरी ऊपर चाइना है। ठीक है ना, नॉर्थ में इसके चाइना आता है, ये देख सकते हैं आप। तो ये चारों तरफ एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ से देशों से ये घिरा हुआ है। न्यू लॉ क्या कहता है, देखिए ध्यान से समझिए कि ऑन रेगुलेशन ऑफ हॉलीडेज एंड सेरेमनी, मतलब जो हॉलीडेज और सेरेमनी, जो भी छुट्टियां या उसमें जिससे रिलेटेड सेरेमनी हो रही हैं, उसमें हम बैन करते हैं क्या, इंपोर्ट, यानी कि बाहर से आप नहीं मंगा सकते, बेच नहीं सकते, प्रमोशन या फिर वियर नहीं कर सकते जो कि फॉरेन कल्चर का है। ठीक है, जो फॉरेन का है उसको ना ही आप पहन सकते हैं, ना ही मंगा सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं, ना ही प्रमोट कर सकते हैं। और इसमें हिजाब आता है। तो चेंजेस इज द बैन ऑन हिजाब, जो हेड कवरिंग होता है ना, ठीक है, उसको लेकर अलग अलग तरीके के हिजाब होते हैं। अब वॉयलेशंस जो हैं, अगर मान लीजिए कि किसी ने हिजाब पहना, अजीब बात है कि एक देश, देखिए विडंबना, देखिए क्लोथिंग की बात हो रही है, और मेरे ख्याल में क्लोथिंग पे इतना ज्यादा फर्क होना नहीं चाहिए, लेकिन
जहां ईरान में हिजाब को लेकर महसाना अमीनी को मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने हिजाब नहीं पहना, और वहीं पे ताजिकिस्तान में बोल रहा है कि हिजाब ना पहनो। यह अजीबोगरीब विडंबना है कि कपड़े को लेकर यहाँ पे कत्लेआम मच रहे हैं। ठीक है, तो यहां इनकी जो करेंसी है वो सोमोनी है। देखिए यहां पे ना बहुत कल्चर है, ये मेन यहां पे जो रिलीजन है ये इस्लाम है, लेकिन क्योंकि यहां बहुत डाइवर्सिटी है, ट्राइबल कल्चर शुरू से रहा है, हिंदुइज्म का बुद्धिज्म का भी दबदबा रहा है, तो बहुत डाइवर्सिटी है। तो भले ही रिलीजन जो भी हो, जैसे कुछ देशों में क्या है ना कि वहां पे हमेशा से इस्लाम रहा है, ठीक है, 1500 साल पहले आज से इस्लाम आया तो हमेशा से इस्लाम रहा, लेकिन यहां पे हमेशा से इस्लाम नहीं रहा है, बाद में आया है। तो इसीलिए कल्चर में भले ही वो कहते हैं ना कि एक है, एक रबर स्टैंप है, बट बहुत कल्चर इनका डाइवर्स है। तो इसीलिए लैंग्वेज भी इनकी बहुत सारी है, ऐसे नहीं रहिए, रशिया भी बोलते हैं, पर्शियंस भी बोलते हैं, ये अलग अलग एथनिसिटी के यहां पे आपको लोग मिल जाएंगे। तो अगर आपने मान लीजिए हिजाब पहना, भाई आपको लगभग $750 तक, मतलब 8000 सोमानी तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। समझ रहे हो, 60 से 70 हजार रुपए आपको फाइन देना पड़ सकता है। जो इंडिविजुअल ऑफेंडर्स हैं उनके लिए तो 39,500 सोमानी, यानी कि लगभग 3,724। कौन पहनेगा भाई 3,724? आप समझ 2-3 लाख रुपए फाइन देना पड़ सकता है। तो कौन पहनेगा, ये बताया है बिल। ये ईदी को भी बैन करते हैं, दे ऑल्सो बैन ईदी, जो है ना ईदी गिफ्ट देने का एक तरीके से कस्टम, ठीक है ना, तो उसको भी ईद उल फितर, ईद उल आधा, नवरोज, ये जितने भी फेस्टिविटीज हैं इसमें आप ना ही हिजाब ना ही ईदी दे सकते हैं। तो क्यों हिजाब फॉरेन है ये हमको समझना है। हम आएंगे ताजिकिस्तान के लीडर पे आएंगे, ऐसा क्यों किया। सबसे पहले तो इसलिए क्योंकि जो प्रेसिडेंट है यहाँ के वो सेक्युलर गवर्नमेंट को लीड करते हैं। एक्चुअली क्या है, ताजिकिस्तान जो है वो सोवियत यूनियन के साथ था। एक सोवियत, आपको पता है 15 देश थे सोवियत के, इंक्लूडिंग रशिया, तो सोवियत यूनियन का पार्ट था ताजिकिस्तान, ठीक है। अब आपको पता है कि 1991 सोवियत टूट गया। कुछ देशों में डेमोक्रेसी आ गई, कुछ देशों में डिक्टेटरशिप आ गई, अथॉरिटेरियन रिजीम आ गई। एक सिविल वॉर चलता है 1992 से लेकर 1997 तक, और फाइनली ताजिकिस्तान अपनी आज़ादी ले लेता है। इसी दौरान 1994 में एक यंग सुपरस्टार का जन्म होता है जिनका नाम है रहमोन, एमोमुल्लाह रहमोन। अब ये क्या करते हैं, ये ताजिकिस्तान की सत्ता इनके हाथ में आ जाती है, और तब से लेकर अभी तक 30 साल हो गए हैं। 30 साल इन्हीं का ही, यही प्रेसिडेंट है और इन्हीं का ही डंका बज रहा है, इनको कोई हटा नहीं पाया है। जो इलेक्शन होते हैं, अभी इलेक्शन हुए थे पिछले साल, वो खाली 91% से चुन के आए, वो सिर्फ एक कहते हैं ना फॉर्मेलिटी होती है। ह्यूमन राइट्स, अब जहां पे अथॉरिटेरियन रिजीम होगी तो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत खराब है। इनके ऊपर आरोप लगता है कि जो भी इनके खिलाफ जाता है उनको वो गायब हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। तो कई बार प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। शुरुआत में ये देखिए, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड थे, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इनका स्टैंड बदल जाता है। एमोमाली रहमान जो हैं वो अब इनको एक्सीडेंटली बनाया गया था, आपको बता दूं, कोई लीडर था नहीं इसलिए इनको लाया गया था, लेकिन जब से यहाँ 30 साल से इनको कोई हटा नहीं पाया है। यही लीडर जो ये कहते वही होता है, ठीक है। तो इससे पहले सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ ताजिकिस्तान के डेप्यूटी भी बनाए गए थे, ठीक है ना। और जैसा कि हमने बताया कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए थे और फाइनली जो है वो ताजिकिस्तान का जन्म हुआ था। अब इन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बहुत समय तक ही हैज़ इंस्टीट्यूटेड चेंजेस इन द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया, इन्होंने देश को कोशिश की डेवलप हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी सत्ता बनी रहे। जो प्रेसिडेंशियल टर्म था, 2 बार से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकते, वो हटा दिया इन्होंने 2016 में। अमेंड कर दिया कि ना, जो नंबर ऑफ प्रेसिडेंशियल टर्म की लिमिट है उसको हटा दो। साथ ही साथ जो फेथ बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, क्योंकि 96% इस्लामिक, तो अब यहां इनको पता है कि इनसे मुझे बहुत बड़ा खतरा है। तो इसीलिए ये जो आपको अभी आप देख रहे हो जो स्टेप है बैन का, हिजाब बैन का, वो पॉलिटिकल ज़्यादा है, क्योंकि इनको खतरा है। इस समय इस्लामिक कल्चर देश में उभर रहा है, वो जा रहा है, लोग हिजाब पहन रहे हैं, एक चैलेंज है, क्योंकि जो बाकी पार्टीज हैं वो इनको हिला नहीं पाए। ओके,
तो यहाँ पे जो फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है यूएन मिशन के, मौसमी तौर पे ये कहते हैं कि जो ये इनका डिसीजन रहा है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस है इस समय, क्लोथिंग को लेकर नर्वस है, क्योंकि इनको लगता है कि इससे इनकी सत्ता जो है वो डगमगा जाएगी। अभी इस दौरान नए मस्जिद बनाए जा रहे हैं, ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रेयर के लिए आ रहे हैं, मोर इस्लामिक ग्रुप्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, औरतें जो हैं वो इस्लामिक स्टाइल ड्रेस पहन रही हैं। तो इस्लामिक आर्म्ड ग्रुप्स ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, जो इनको चैलेंज पोज करते रहे हैं, जिसकी वजह से ये डरे हुए हैं रेडिकल इस्लाम से, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल एशियन कंट्री में रेडिकल इस्लाम पनप रहा है, तो उनसे भी ये डरे हुए हैं कि कहीं वो यहाँ पे ना आ जाए, तो किसी भी तरीके की कट्टरता जो है ये बैन करेंगे, इनका साफ साफ कहना है। साथ ही साथ पब्लिक रिलीजियस एक्टिविटीज में भी हमको इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है ना। तो एक तरीके से तो इस्लामिक प्रैक्टिस जो है, क्योंकि भाई देखिए अब भाई 96% इस्लाम है, तो वो लोकल कल्चर उनका वही है, इसको करेंगे ही वो, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी अक्टूबर में जब इलेक्शन हुए थे 2020 में, तो उनको 90.92% जो है वो वोट मिले थे, 91% वोट मिले थे। और यही इन्होंने पहले भी इस तरीके के रूल्स जो है वो लगाए थे ताकि कंट्रोल किया जा सके। जैसे 2007 में ये एक लॉ लेके आए थे जिसमें हॉलीडेज और सेरेमनीज को बैन किया गया था, ठीक है, मतलब बैन इन द सेंस कि बहुत प्रोहिबिट कर दिया गया था कि इस्लामिक क्लोथिंग और वेस्टर्न स्टाइल मिनी स्कर्ट्स आप नहीं पहन सकते, क्योंकि वो डायरेक्ट थ्रेट है। फॉरेन का मतलब समझ रहे हो ना, कि बाहर से आप कुछ मत लो, बाहर से लोगे तो बाहर वाले हस्तक्षेप करेंगे और बाहर वाले आपको उकसाएंगे। जितने भी दुनिया में रेवोल्यूशन आए हैं वो देश के अंदर से नहीं है, वो बाहर से आए हैं। ईरान में भी रेवोल्यूशन जो है आयतुल्लाह खमेनी बाहर से, वो उनकी सीडीज और कैसेट से जो है वो ट्रांसपोर्ट होते थे। लेनिन जो है रशियन रेवोल्यूशन बाहर से लेके आए थे, राइट। तो ये हमको समझना पड़ेगा। तो प्रेसिडेंट रहमान जो हैं वो अपनी कैंपेन हिजाब 2015 में ही इसी को ही लेके शुरू करते हैं और बोलते हैं कि देखिए दिस इज द साइन ऑफ पुअर एजुकेशन, हर कोई इक्वल है, तो इसमें क्लोथिंग से क्यों ही जो है वो चीज़ों को करना। और 2024 में ये बताते हैं कि जेनोफोबिया जो क्लोथिंग में है, फॉरेन क्लोथ्स, हम फेक नेम्स, हिजाब, ये सारी चीज़ें जो देते हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारी सोसाइटी के लिए, राइट। रिकमेंड किया इन्होंने, गाइड बुक एक निकाली है कि आपको ताजिकिस्तान में क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, तो अथॉरिटेरियन रिजीम यही करती हैं, वो आपको कंट्रोल करेंगी। तो अब 2017 सरकार ने एक कैंपेन इशू की, मतलब एक कैंपेन चलाई जिसमें ये बोला कि आप ताजिकी ड्रेस पहने। फ़ोन्स किए गए यहाँ पे, फ़ोन कॉल जैसे आते हैं ना कि कस्टमर केयर, अलग अलग तरीके से आपको फ़ोन्स आते होंगे, वैसे ताजिकी सरकार की तरफ से औरतों को स्पेशली फ़ोन गए, देख लिया कौन कौन सा नंबर है, किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। फ़ोन आए और बोला कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे औरतें जो है वो ताजिकी ड्रेस पहने। 376 पेज की एक हैंडबुक रिलीज की है कि औरतों को क्या पहनना चाहिए, और इसमें यही कि गाइड बुक ऑफ रिकमेंडेड आउटफिट्स इन ताजिकिस्तान, इसमें एक्सेप्टेड मटेरियल, कलर कौन सा हो, शेप कौन सा हो, लेंथ कितनी हो, ये सारी चीज़ें जो है ये बताए इस तरीके से कुछ, ठीक है। ये तो हालांकि बैन है। तो अब वही बता रहे ना कि जैसे ईरान में और भारत में भी आप देख रहे हो कि हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट चल रही है, लेकिन ताजिकिस्तान में इसका उल्टा हो रहा है। तो जो है सो है। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।